क्वेश्चन मैं ऑब्वियसली पूरा नहीं लिखूंगा। एक तो ये था कि 28 गेम्स खेली गई हैं, टोटल कितनी टीम्स थी? 8 आएगा। एक तो अब शांत रहना, तो अगर इतनी दिक्कत है तो आगे आके बैठ जा, या वो बैक बेंचर वो नहीं, हम टैग नहीं छोड़ेंगे वो वाला। तो अगर इतनी दिक्कत है तो आगे आके बैठ जा, ये दोस्ती निभानी है क्या भाई? क्यों सोच के? वहां पर भूत घूम रहे हैं वहां पर? ट्वेंटी 28 गेम्स खेली गई थी, हमें बताना था नंबर ऑफ टीम्स कितनी है। तो क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ टीम्स लेट नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू n। अच्छा, हर टीम के साथ खेल रही है, सेमीफाइनल फाइनल का कोई पंगा है नहीं, तो कितने मैच खेले जाएंगे? जितने तरीके से तुम दो टीम सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी दो टीम सिलेक्ट करो, उनके बीच में कितने मैच होंगे? 2। तो n में से 2 टीम सिलेक्ट करी, उनके बीच में मैच करवा दिए, तो इतनी मैच होंगे। टोटल कितनी गेम्स हुई है? 28। तो यहां से मुझे पता चला कि n इंटू n-1 जो आएगा वो 28 इंटू 2 56 आएगा। सोल्व कर लोगे? n क्वाड्रेटिक है, या डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लो कि 8 इंटू 7 56 होते हैं, तो n की वैल्यू 8 होनी चाहिए, या क्वाड्रेटिक बनाकर सोल्व करोगे। क्वाड्रेटिक बनाकर सोल्व करोगे तो n की एक वैल्यू तो 8 आएगी, दूसरी वैल्यू आएगी -7, लेकिन ऑब्वियसली नंबर ऑफ टीम्स नेगेटिव हो नहीं सकता, तो -7 किसी काम का नहीं है। क्वाड्रेटिक बनाकर सोल्व करोगे तो 2 वैल्यू आती है। कर दिया ना वो डिवाइड बाय 2, तभी तो 28 इंटू 2 56 है। क्यों डिवाइड बाय 2? क्यों? सर एक टीम 2 बार मतलब बी ए के साथ भी खेलेगी और ए बी, अरेंजमेंट में तो नहीं, अरेंजमेंट हम चाहते हैं करना या हो गई उसको दूर करना चाहते हैं, क्या कहना? तो वो NC2 से अपने आप दूर होगी ना। जब NC2 लिखते हैं तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 आता है। जब हमने NCR का फॉर्मूला डिराइव करा था तो हमने क्या कहा था? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट अपॉन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, यही करा था ना। NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R। फैक्टोरियल R से डिवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, तभी तो NCR आया है, तभी तो सिर्फ सिलेक्शन है ना। सिलेक्शन NCR लगा रहे हैं तो सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, अरेंजमेंट अपने आप दूर हो चुकी है, हमें उसके लिए एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, कौन सा था? अच्छा, वो 3 पैरेलल लाइंस है, 3 पैरेलल लाइंस, हर लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स ईच। हमें बताना था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। ये लाइन है, इसके ऊपर n पॉइंट्स हैं। कल वाले में कोई डाउट है? वैसे पढ़े थे नोट्स? इसके ऊपर भी n पॉइंट्स है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बतानी है। इसका आंसर आएगा, पहले तो वो मैच कर लो। इसका आंसर होगा n² 4n-3। ये आंसर आएगा। आया किसी का? ठीक है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक ही करवाऊंगा क्योंकि हर क्वेश्चन 2-2 से क्या ही करना। या तो ये कर लो कि टोटल कितने बनेंगे वो कर लो, या टोटल कितने बनेंगे मतलब जो जो चाहिए वो निकाल लो सीधा, या फिर टोटल में से माइनस कर दो। मैं कर रहा हूं टोटल में से माइनस वाला। तो टोटल सिलेक्शन ऑफ, वैसे तो प्रॉपर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स। जगह कम है तो मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, टोटल सिलेक्शन ऑफ 3 पॉइंट्स माइनस ट्राइंगल कब नहीं बनेगा? जब तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन से उठाए जाएंगे। अच्छा, 2 पॉइंट उठा लूं एक लाइन से तो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टोटल कितने पॉइंट्स है अपने पास? n 3n पॉइंट्स है। 3n में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लिए, ट्राइंगल बनना चाहिए आइडियली, लेकिन तब नहीं बनेगा जब जब कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे। तो कितने वेज होंगे कोलिनियर पॉइंट्स लेने के? तो पहली बात तो मैं क्या करूंगा, एक ही लाइन से 3 पॉइंट लेंगे ना, लेकिन किस लाइन से लेंगे वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। कितनी लाइन है अपने पास? 3।
तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 3C1 से वो लाइन सिलेक्ट कर लूंगा। मान लो ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी कि मुझे इससे 3 पॉइंट उठाने हैं, क्योंकि पहले लाइन का भी सिलेक्शन जरूरी है। अब इस लाइन के ऊपर ये लाइन सिलेक्ट हो चुकी है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? n। उन n में से अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट उठाऊंगा तो कैसे पॉइंट्स आएंगे? कोलिनियर आएंगे, ट्राइंगल नहीं बनेगा, वो केस माइनस कर दिए। और कोई केस माइनस करने की जरूरत है? 3nC3 कितना होता है? 3n, 3n माइनस 1, 3n माइनस 2 अपोन में कितना आएगा? 6 माइनस 3 इंटू nC3 कितना होगा? n माइनस 1 n माइनस 2 अपोन में कितना आएगा? 6। पूरे को सिंप्लीफाई करोगे अपने आप वो वाला आंसर बन जाएगा n स्क्वायर 4n माइनस 3। कर लोगे? क्या भाई? मैंने क्या कहा था? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सॉरी, मैक्सिमम नंबर बोले तो बस लाइन के पॉइंट्स को कोलिनियर मानेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि इन 3 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तब भी कोलिनियर आ जाएंगे। मैक्सिमम के लिए वही होगा ना, पॉसिबिलिटी है वो, लेकिन जब मैक्सिमम की बात करें तो उस केस को एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि तू तीनों लाइन से एक एक पॉइंट उठा और वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तब मैक्सिमम नहीं बनेगा, तब एक तरह से मिनिमम ही आएगा एक्चुअली। ठीक है, और ना ही इक्वल इंटरवल बोला गया था। पीएनसी में जो चीज ना बोली जाए वो अपने आप माननी नहीं है। जैसे वो यहां पर सेमीफाइनल फाइनल नहीं बोला था, तो ऐसा नहीं कि अपने आप मान लो कि हाँ हो रहा होगा ऐसा। सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। सेकंड स्टेप में ये करें कि 3 कोलिनियर पॉइंट चाहिए थे, तो या तो वो पहली लाइन से आएंगे या दूसरी लाइन से या तीसरी लाइन से। पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस लाइन से आ रहे हैं वो 3 पॉइंट। तो 3 लाइन है, उनमें से एक लाइन का सिलेक्शन 3C1। मान लो सेकेंड लाइन सिलेक्ट हो गई, अब इस लाइन के ऊपर n पॉइंट्स हैं, उन n में से कोई भी 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन nC3। कोई दिक्कत हो किसी को? कर लिया नोट? एक्सप्लेनेशन लिख लेना अपने आप जो भी है। और बताओ कौन सा दिया था? पहले 3 प्राइजेस बांटने थे। एक मिनट रुको सर, केसेस बनाकर कैसे करेंगे? केसेस बनाकर फिर ये करना पड़ेगा, या तो तीनों लाइन से एक एक पॉइंट उठाओ। चलो देख ही लो। पहली लाइन से एक पॉइंट उठाया, दूसरी लाइन से एक पॉइंट उठाया, तीसरी लाइन से एक पॉइंट उठाया, ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? या तो सबसे एक एक पॉइंट उठा लो, या फिर क्या करोगे, किसी एक लाइन से 2 पॉइंट उठाओगे और किसी एक लाइन से 1 पॉइंट उठाओगे, तब जाकर ट्राइंगल बनेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, 2 लाइन का सिलेक्शन कर लेता हूं। सपोज करो ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी और ये वाली लाइन सिलेक्ट हुई। अब इनमें से किसी एक लाइन से तो 1 पॉइंट उठाने, किसी दूसरी लाइन से 2 पॉइंट उठाने। अब ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कहां से 2 पॉइंट, कहां से 1 पॉइंट। तो वो डिसाइड करने का तरीका 2, क्योंकि या तो यहां से 2 पॉइंट आएंगे, यहां से 1 पॉइंट, या ऊपर से 1 नीचे से 2। 2 केस बने। पहले 2 लाइन सिलेक्ट हुई, फिर सिलेक्ट करा कि कहां से कितने पॉइंट उठाने हैं। मान लो अब डिसाइड हो गया कि यहां से 2 पॉइंट उठाने हैं, यहां से 1 पॉइंट उठाने हैं। टोटल कितने ऑप्शंस हैं? n। हमें चाहिए 2 पॉइंट nC2। इस लाइन पर कितने ऑप्शन है? n। हमें चाहिए 1 पॉइंट इंटू nC1। इसको भी कैलकुलेट करोगे n3। 3C2 3 होता है, इंटू 2 करोगे 6। nC2 मतलब n इंटू n माइनस 1/2 इंटू n। सोल्व करोगे सेम आंसर आएगा, n³ प्लस 3n² n माइनस 1। चेक करो, n² कॉमन ले सकते हैं। अगर n² कॉमन लोगे तो यहां से n मिलेगा, यहां से 3n माइनस 3 मिलेगा, ऐड करके 4n माइनस 3। आंसर सेम आएगा। ठीक है, चॉइस तुम्हारी है, कैसे मर्जी कर लो, जो अच्छा लगे। सर एक तरीके और से भी तो लाइन आ सकती है। लाइन बना कौन रहे भाई? लाइन बना कौन रहे? ट्राइंगल बनाने की बात हो रही है यार, सवाल तो पढ़ लो यार कम से कम। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि 2 लाइन सिलेक्ट तो होगी। अब ये भी तो डिसाइड करना है ना कि कहां से 2 पॉइंट है, कहां से 1 पॉइंट है। या तो मैं 2 पॉइंट यहां से लूंगा, 1 पॉइंट यहां से लूंगा, या फिर 1 यहां से 2 यहां से। तो इन दोनों में से कौन सा केस है वो डिसाइड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करते ही डिसाइड हो गया कि यहां से 2 पॉइंट चाहिए, यहां से 1। फिर उन जितने पॉइंट चाहिए उतने का सिलेक्शन कर लिया, इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई हुए। सर ये nC1 into nC1 into nC1 कैसे आया?
अगर मैं तीनों से एक एक पॉइंट उठा लूं, जैसे यहां पर n पॉइंट्स है, उनमें से एक पॉइंट उठा लिया, यहां पर n पॉइंट्स है, उनमें से एक पॉइंट उठा लिया, यहां पर n पॉइंट्स है, उनमें से एक पॉइंट उठा लिया, तो तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। उन ट्रायंगल्स को गिनने के लिए पहली लाइन से एक पॉइंट का सिलेक्शन, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। यहां पर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 करने की जरूरत है, टुकड़ों में सिलेक्शन करें मैंने, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रुप अलग अलग है। इन n पॉइंट्स का ग्रुप अलग है, इसमें से एक पॉइंट उठाया, इन n का अलग ग्रुप है, उसमें से एक पॉइंट उठाया, फिर अलग ग्रुप है, उसमें से एक पॉइंट उठाया। अगर एक ही ग्रुप में टुकड़ों में सिलेक्शन करते हैं तब डिवाइड करना पड़ता है, ग्रुप अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से जा रहा है क्या? अरे तो होमवर्क इसीलिए दिए थे कि अगर 2 तरीके दिमाग में आ रहे हैं, 3 तरीके दिमाग में आ रहे हैं तो उनको करके देखो, तभी स्पीड बनेगी, तभी पता चलेगा कि कौन सा तरीका छोटा पड़ेगा, तभी हाथ खुलेगा। जो दिमाग में आ रहा है उसको कोशिश करो कि मैथ्स में कैसे लिखना है उसमें एक्सप्रेस कर पाओ, क्योंकि सोच तो हम लगा लेते हैं कि ये होना चाहिए, उसको करें कैसे? तो करते वक्त ही पता चलेगा कि हाँ 2 मल्टीप्लाई नहीं करा इस वजह से गलत आ रहा है, या 3c2 नहीं करा इस वजह से गलत आ रहा है। गलतियां करोगे तभी सीखोगे। हो गया? और कौन सा दिया था? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 एथलीट्स वाला। तुम्हें कहा गया था कि ये 7 एथलीट्स हैं, एक रेस में पार्ट ले रहे हैं, जो पहले 3 प्राइजेस हैं वो किस तरीके से जीते जा सकते हैं, ये सवाल था। इसका आंसर आएगा 7c3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो हो क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले वो क्वेश्चन समझते हैं। 7 एथलीट्स हैं, मान लो उनको नाम दे दिया गया ABCD EFG, सारे एक रेस में भागे। इन 7 में से कोई 3 लोग होंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आएंगे, उनको पहले 3 प्राइजेस मिलेंगे, या जो भी मेडल है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड जो भी है वो सब कुछ मिलेगा। तो कितने लोग जीतने वाले हैं? 3 लोग। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, 7 में से 3 लोगों का सिलेक्शन कर लेता हूं कि कौन से 3 लोग जीतने वाले हैं। मान लो डिसाइड हो गया कि A जीतेगा, B जीतेगा और E जीतेगा, ये 3 लोग डिसाइड हो गए। हमें कितने प्राइजेस बांटने हैं? 3 बांटने हैं ना। तो एंड के जो 4 लोग हैं उनका कोई फर्क पड़ेगा? वो अपने घर चले गए। अब ये 3 लोग जीतने वाले हैं, लेकिन इनमें से फर्स्ट रैंक किसकी आएगी, सेकंड किसकी आएगी, थर्ड किसकी आएगी, ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट प्राइज है तो वो किसको मिलेगा, सेकंड प्राइज है वो किसको मिलेगा, और थर्ड प्राइज जो है वो किसको मिलेगा। 3 चीजों को 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट ही तो करनी है ना, कि ए में से पहले कौन आएगा, बी ई में से पहला दूसरा तीसरा किसको मिलेगा, ये आंसर आ गया। इसी को सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें कितने प्राइजेस फिल करवाने? 3। अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल से जाए तो फर्स्ट प्राइज डिसाइड करने के लिए कितने ऑप्शन है? 7। मान लो यहां पर बी आ गया, अब बी फर्स्ट प्राइज जीत चुका है, सेकंड प्राइज तो जीतेगा नहीं, तो सेकंड प्राइज बांटने के कितने तरीके हुए, और थर्ड प्राइज के मल्टीप्लाई करोगे अभी भी सेम आंसर आएगा 210। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? या तो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर कर लो, या फंडामेंटल प्रिंसिपल पर चले जाओ, चॉइस तुम्हारी है। सर जीत तो कोई भी सकता है, वो हम फिक्स क्यों कर रहे हैं इसमें? भाई वही तो बताना ना, जीत कोई भी सकता है, वो भी तो हमने करा है ना। तो वो वही पूछा था कि कितने अलग अलग तरीके से सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बांटे जा सकते हैं। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि 3 लोग जीते और वो 3 लोग अलग अलग तरीके से जीते। वो पॉसिबिलिटीज ही काउंट कर रहे हैं, वो हम डिसाइड नहीं करें कि कौन जीत रहे हैं, केसेस गिन रहे हैं। कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि 3 लोग रेस में भागे एबीसी, कितनी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट प्राइज अलग अलग आदमी के पास जाए? 3 पॉसिबिलिटी है, तो वो ए के पास जाएगा, या बी के पास, या सी के पास। तो हम डिसाइड नहीं करें कि कौन जीत रहे, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज काउंट कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, ऐसे तो फिर वही हो गया ना कि अगर एक बैग है उसमें से बॉल निकाल रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो सारी कलर की हैं, तो 4 कलर की हैं, तो कितने तरीके से बॉल निकाली जा सकती है? 4 तरीकों से, या तो रेड आएगी, या ब्लू आएगी, या ग्रीन आएगी, या येलो आएगी। अब तुम कहो कि अगर हाथ डालेंगे तो एक ही तो बॉल आएगी, फिर 4 कैसे आ गई? तो पॉसिबिलिटीज काउंट करें ना कि क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं अलग अलग केस। तो हो सकता है कि ए बी ई जीत रहे हो सकता है बी सी डी जीत रहे हो सकता है ई सी डी जीत रहे हो, अलग अलग केसेस काउंट कर रहे हैं अपने। एक टाइम पर तो एक ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि रेस हो रही है और
210 तरीके से मेडल बांट दोगे, ए को पहला मेडल भी दोगे, दूसरा भी दोगे, तीसरा भी दोगे और घर भी भगाओगे। रेस में तो एक ही काम होगा, रिजल्ट तो एक ही आएगा, लेकिन वो जो रिजल्ट आ रहा है वो कितने तरीके से आ सकता है। अब मैं तुम्हें बोलूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, इंडिया कितनी पॉसिबिलिटीज है होने की, या तो इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या ड्रॉ होगा। अब तुम बोल दो कि एक ही तो रिजल्ट आएगा, तीन कैसे आ सकते हैं? पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, क्या क्या हो सकता है, संभावना किस किस की है। हाँ, यहां पर वही चीज हो रही है, यहां पर मैंने जो सिलेक्शन करे टुकड़ों में करे, एक साथ करे, जो सिलेक्शन हुए वो टुकड़ों में हुए, एक साथ हुए, टुकड़ों में हुए ना। पहले एक सिलेक्ट करा, फिर दूसरा सिलेक्ट करा, फिर तीसरा सिलेक्ट करा। जो सिलेक्शन चल रहा है वो एक ही ग्रुप में से चल रहा है, अलग अलग ग्रुप में से, एक ही ग्रुप में से। अजीब से हो तुम लोग। 10 कौन बोला था अलग अलग से? कौन से अलग अलग ग्रुप में? तो सोच के बोलो ना, भले चुप रहो लेकिन सोच के बोलो। एक ही ग्रुप है, उसमें से एक एक करके 3 बंदे उठाए। अगर एक ही ग्रुप में से सिलेक्शन करेंगे तोड़ तोड़ कर, तो अरेंजमेंट अपने आप होगी ना। तो इस वजह से मुझे यहां पर फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। लेकिन जब मैंने 7C3 लिखा, तब सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था? सिलेक्शन हुआ था। अरेंजमेंट हमें करनी पड़े, इसके लिए मैंने फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई करा। नहीं तो कहोगे तो मैं आज से एक ही तरीका करवाना चालू कर दूंगा, ये ना हो 2-2 3-3 तरीकों के चक्कर में पल्ले एक भी ना पड़े। आ गया? और कौन सा दिया था? क्या बोल रहे हैं? गुटखा रख रखा मुंह में। क्या बोला हुआ था हमें कि x एक प्राइम नंबर है, पहली बात तो, और x 30 से छोटा होना चाहिए। तो पहले तो देख लेते हैं 30 से छोटे प्राइम नंबर कौन से आते हैं। हाँ भाई, पहला प्राइम नंबर क्या होता है? पूछा कि तैसे पूछो, या तो तू नहीं देख पा रही है, तू सोच रही है कि मैं बहंगा हूं, कि इधर देख रहा हूँ बात तेरे से कर रहा हूँ। क्रॉस साइड जिसको बोलते हैं, कि देख इधर रहा हूँ बात इधर कर रहा हूँ, वो। हाँ भाई, कौन सा होता है? 2 होता है, 1 तो नहीं होता ना। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 2 के बाद 5, यही होते हैं बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं? 10 आते हैं। सॉरी, तुम्हें बोला गया था ऐसे रैशनल नंबर बताओ, जैसे p अपॉन q, रैशनल नंबर यही होता है ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर, जिसमें p क्या हो? इनमें से एक प्राइम नंबर हो। इसने कहा था ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बिलोंग टू सेट ए, दोनों सेट ए से आनी चाहिए। जो p इंटीजर है वो भी सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, जो q इंटीजर है वो भी सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। तो अलग अलग प्राइम नंबर बनने चालू होंगे। जैसे क्या क्या बन सकते हैं? मान लो p को 2 फिक्स कर दिया, q को 3 फिक्स कर दिया, सॉरी रैशनल नंबर बना 2/3। सॉरी, दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा? 3/2, यही तो होगा। एक रैशनल नंबर मान लो 3/7 आ रहा है, तो इसका उल्टे वाला भी रैशनल नंबर होगा, कौन सा? ऐसे चलते जाएंगे। तो यहां पर सिर्फ सिलेक्शन करना होगा या सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों करना होगा? दोनों करना होगा। जैसे मान लो तुमने 2 प्राइम नंबर ले लिए, 7 और 6, सॉरी 7 और 11। अब ये भी तो डिसाइड करना होगा ना कि 7 ऊपर है या 11 ऊपर है, ऊपर नीचे का भी डिसाइड करना है। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट दोनों करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, या तो p और q दोनों क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, या फिर p और q क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर p और q डिस्टिंक्ट हैं तो हर रैशनल नंबर अलग बनेगा या दो सेम भी आ सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि 2/3 और 13/17 सेम आ जाए? पॉसिबल नहीं है। तो p और q अलग अलग है, तो मुझे 10 में से कितने इंटीजर्स चाहिए? 2। तो 10 में से 2 उठा लिए। सपोज करो सिलेक्ट हुआ 7 और 5। अब कौन ऊपर कौन नीचे डिसाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय।
अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि पी और क्यू इक्वल हो जाए। अगर पी और क्यू इक्वल है, दोनों 2 हो गए, तो 2/2 करने से कितना मिलेगा? 3/3 करने से, 7/7 करने से। अगर पी और क्यू को इक्वल लोगे तो बार बार जो रैशनल नंबर बनेगा वो कितना बनेगा? 1 बनेगा। हमसे क्या पूछा गया था कि कितने अलग अलग रैशनल नंबर बनेंगे? तो इन सारे रैशनल नंबर्स को एक बार काउंट करेंगे या 10 बार काउंट करेंगे? तो प्लस में कितना करेंगे? 10c2 होता है 45 इंटू 2 + 1, आंसर कितना आ जाएगा? 91। समझ में आया क्या करें? आया था आंसर किसी का? आया था या वैसे ही बोल रहा जब लिख दिया तो मैंने बताया तो था ना इसको। 90 आ गया था। अब वही दिक्कत, अब 90 उतना ही गलत है जितना 1000 गलत है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें वो भी नहीं होता ना कि आसपास वाला देख लेंगे कि अच्छा 90 आ रहे तो 90 के आसपास वाला कौन सा है, वो वाला पंगा भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होती हैं चीजें। तो अगर 2 के फैक्टर का फर्क पड़ गया तो 90 से सीधा फिर 180 आ जाएगा, तो वो दिक्कतें आती हैं। सर +1 नहीं किया था ये सर 90 आया था, ठीक, हाँ कोई बात नहीं किया था, तो वो ये गलती अपने आप दिख जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखे तो डिस्कस कर लिया करो। और भी दिए थे शायद 2-3 और, कितने और दिए? 7 नहीं दिए थे क्या कल मैंने? एक के 2 पार्ट, एक के वो 2 पार्ट क्या कह रहे हैं? फिर आप सही बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे? आपने बोला क्या बोला था? तो बता दे रहे अलग से ही नहीं तू स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक समझते हो? छोड़ रहने दो, करना भी क्या समझ के। कर लिया नोट? करो जल्दी करो, एक्सप्लेनेशन लिख लेना घर जाकर अपने, और बोला हुआ है परसों चेक करूंगा, ऑनलाइन लगा रहे हो ऑफलाइन लगा रहे हो फर्क नहीं पड़ता। 6, 7, 8, 9 शायद ये थी। रिपीटिशन अलाउड था नहीं था, 2 अलग अलग केस थे। आगे आंसर इसके आंसर मुझे पता नहीं, डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद में बात कर लेंगे। सॉरी। अब देखो होगा क्या, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के नंबर बनाने। पहले तो आसान वाला था, रिपीटिशन अलाउड था, कोई डिजिट कितनी मर्जी बार रिपीट कर दो फर्क नहीं पड़ता। एक तो हमें क्या चाहिए, 6 डिजिट का ओड नंबर चाहिए। ओड नंबर के लिए जरूरी क्या है, लास्ट प्लेस पर या तो 5 आना चाहिए या 7 आना चाहिए या 9 आना चाहिए, ये बात जरूरी है ना। तो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हुए? 3 ऑप्शंस हुए, सही बात है। अच्छा, अब मुझे नंबर सिर्फ ओड नहीं चाहिए, मुझे 600,000 से बड़ा भी चाहिए। तो इसकी पहली डिजिट में क्या कह सकता हूं, क्या क्या ऑप्शंस हैं? 6, 7, 8, 9, बहुत बढ़िया। या तो 6 आ गए या 7 आ जाए या 8 या 9। 6 से चालू होने वाला नंबर अपने आप इस नंबर से बड़ा हो जाएगा 6 लाख से। 7, 8, 9 वाला तो हो गई होगा। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस आए? अब देखो, इससे स्टार्ट हुआ तो 6 लाख से बड़े, उससे एंड होगा तो अपने आप ओड नंबर है। और कोई कंडीशन है हमारे पास? रिपीटिशन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में क्या फिल कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? ये आएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे। अच्छा, 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। 12 में से 2 निकाल लो, कितना बचा? 6 बचा। पहले से कितने 6 थे? 4, एक और हो गया, कितना हो गया? बाकी तो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है वो कैसे दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इतना लिख रहे हैं। ऑप्शंस तो पता ही नहीं कैसे आने वाले हैं, जो भी आने वाले हैं। आया था ये आंसर? कोई दिक्कत हो इसमें? सेकंड केस था कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी, आखिरी प्लेस को भरने के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? 5, 7 और 9 है। पहले प्लेस को फिल करने के 6, 7, 8, 9। तो मैंने कहा था जब दो लोगों को दिक्कत हो और उनके ऑप्शंस जो है वो मैच कर जाए, जैसे जब हमने 5 से डिविजिबल की बात करी थी, तो हमने कहा था अगर 4 डिजिट का नंबर है 5 से डिविजिबल होगा तो यहां पर 0 या 5 में से आना चाहिए, और यहां पर जरूरी है कि 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 दोनों चीजों में कॉमन आ रहा था ना, तो 0 से दोनों में दिक्कत आती, तो हमने अलग अलग केस बनाए थे। वैसे ही काम यहां पर होगा, यहां पर 5, 7 या 9 आना चाहिए, यहां पर 6, 7, 8 या 9 आना चाहिए। तो 7 और 9 ऐसे नंबर हैं जो यहां पर भी कंडीशन
एक तरह से क्रिएट कर रहे हैं, 7 और 9 यहां पर भी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो कॉमन है ना दोनों, तो इनको इकट्ठा सोल्व नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करने पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केस 1 क्या होगा, केस 1 होगा 2 3 4 5 6 कि शुरू में या तो यहां पर 7 रख दो या 9 रख दो, इनका केस अलग लेंगे, दूसरे वाला केस अलग लेंगे। 7 या 9 रखने के कितने तरीके, 7 रखा या 9 रखा, साथ ही साथ नंबर अपने आप 6 लाख से बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी दिक्कत किससे हमें, ओड से। अब एग्जांपल के तौर पर एक नंबर मान लो, जैसे सपोज करो, साइड में बना देता हूं मैं, शुरू में हमने मान लो 7 रख दिया, ठीक है, जैसे दो ऑप्शन लिखे तो 7 भरा जा चुके हैं ना। अब आखिरी प्लेस मैंने किससे भरना था, ओड से, लेकिन 7 तो दोबारा आ नहीं सकता, कितने ऑप्शन बचे, कौन कौन से, 5 और 9, 1 कैसे, 1 कैसे हुआ, किसने बोला था, मैंने बोला इस केस में 7 और 9 है ना, 7 और 9 तो दो ऑप्शन आए ना, भरा तो एक ही जगह, दोनों भर देगा 79, एंड या तो 7 भर दिया, हाँ तो एंड में 9 ही है, 5 भी तो आ सकता है ना, आ सकता है, पर इस केस में वो भी तो आ सकता है। किसने कहा है? 5 आने में क्या दिक्कत है, आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूं तो क्या दिक्कत है, सही है ना, 7 से चालू हो गया और 5 वजह से ओड बन गया, तो कितने ऑप्शंस होंगे यहाँ पर, 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। जैसे ही हमने 2 लिखा, सपोज करो वहां पर 5 भरा गया, बाकी कितने नंबर बचे, 4, टोटल 6 डिजिट थे ना, या तो उनको डायरेक्ट अरेंज कर दो फैक्टोरियल 4, या फिर क्या करो, इसको भरने के तरीके 4, इसको भरने के तरीके 3, इसको भरने के तरीके 2, इसको भरने का तरीका 1, मल्टीप्लाई कर दो सबको, कितना आएगा, 24, 24 इंटू 4। केस 1 समझ में आया क्या करें। अच्छा केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा, शुरुआत पहले हम 7 और 9 से करे थे, अब हम कह रहे हैं 7 और 9 से ना करके हम किससे करना चाहेंगे, 6 या 8 से, 1 2 3 4 5 6, तो शुरुआत या तो 6 से करेंगे या 8 से, तो फिल करने के कितने ऑप्शंस हुए, 2। अच्छा मान लो यहां पर 6 आ भी गया, यहां पर बना लो 6 आ गया, लास्ट में क्या आनी चाहिए, और डिजिट, कितनी और डिजिट आ सकती थी पहले, 3, अभी भी कितनी आ सकती थी, 5 7 9 तो अभी भी वैसे के वैसे पड़ी है ना हमारे पास, तो इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, बाकी 4 को अरेंज करने के फैक्टोरियल 4, या अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल से लिखना चाहो तो 4 3 2 1, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 इंटू 6 कितना होता है, ये होता है 150 में से 6 के 144 है ना, ये आएगा। और टोटल सच नंबर्स निकालने हो तो क्या कर दोगे, ऐड, क्योंकि बताया था अलग अलग केसेस के नंबर्स को हमेशा ऐड किया जाता है, या तो ऊपर वाला केस होगा या नीचे वाला, तो 96 प्लस 144 कितना आ जाएगा, 240। फर्क तुम देख ही रहे हो, रिपीटेशन आया और नहीं आया उससे कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है। फर्स्ट में 6 भी तो आ सकते हैं, कहां पर फर्स्ट में 6 भी तो आ सकते हैं भाई, अगर तू सेकंड पार्ट की बात करे तो हाँ केस 2 में लिख ही दिया 6 वाला, कुछ और बात करे तो पूरा लिख के भेज, केस 1 केस 2 कौन सी लाइन पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत कुछ, कितने मैच करे थे इसमें से जो कर रहे हैं अभी, 3 कर गए थे, ये वैसे बोल रहे हैं कि बीच का बोल देता हूँ, एक बोलूंगा तो ज्यादा गलत हो जाएगा, 5 के 5 बोलूंगा तो शक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना, करे थे 3 मैच, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट नहीं किया और सारे किए हैं, किया नहीं या हुआ नहीं, हुआ नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, किया नहीं फिर वो दिक्कत वाली बात है, वो ऐसे देख लियो ना, कॉमन दिक्कत किससे, 7 और 9 से दिक्कत है ना, तो 7 और 9 को एक ही केस में खत्म कर दो, 4 से भी आ तो जाएगा ये आंसर, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस बार बार ऐड करना पड़ेगा, मेहनत भी लगती है, और जितने ज्यादा केस बनाओगे उतने ज्यादा गलती होने के चांस है, क्योंकि हो सकता है एक आध केस हम स्किप कर दें, छोड़ दें, अगर कम केसेस में काम करेंगे तो देखना आसान हो जाता है कि कोई छूट तो नहीं गया कुछ, बाकी ना करने से तो अच्छा है कि लंबाई कर लो, तो अगर पेपर में आ जाए और लंबा तरीका दिख रहे तो लंबा लगा दो, छोड़ के आने से 4 नंबर तो बनेंगे कम से कम,
लेकिन जो तुम्हें लग रहा है ना कि लंबा जाएगा, उसको एंड में करो हमेशा, ये नहीं कि शुरू में लग गए उसको, कि आसान सवाल है, छोटे सवाल है, वो भी छोड़कर आ जाओ। ठीक है, बड़े आगे नोट करना अभी। केस 1 बताना। केस 1 में भाई एक रहा, या तो 7 आएगा या 9 आएगा। तो 7 या 9 आया तो अपने आप नंबर 600,000 से 6 लाख से बड़ा हो गया। दो तरीके, 7 आ गया तो आखिरी प्लेस पर अब या तो 5 आ सकता है या 9 आ सकता है, ताकि ओड डिजिट ओड नंबर बने। 7 दोबारा आ गया तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो दो तरीके है। तो शुरू में 7 आ गया, बीच में यहां पर 5 आ गया, 2 डिजिट भरी जा चुकी हैं, 4 डिजिट बची। जीरो का कोई पंगा नहीं है, जीरो कहीं मर्जी आ जाए। तो 4 डिजिट को 4 जगह अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। ये वाला एनसीआर फैक्टोरियल आर से नहीं कर सकते, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा, मजबूरी है। नीचे वाला फिर भी कर सकते हो बाद में, कि 4 को अरेंज करने तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख दिया। क्योंकि ऊपर वाले में तो क्या है, कुछ हो सकता है कि कुछ डिजिट सेम आ जाए, रिपीटिशन हो जाए। अभी अलाइक ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना या अरेंजमेंट करना आता है अपने को? नहीं आता। एनसीआर किसके लिए काम करता है? जब डिस्टिंक्ट में से सिलेक्शन करना हो। फैक्टोरियल आर कब काम करते हैं? जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना हो। अलाइक में क्या पंगे पड़ते हैं वो बाद में करेंगे। ठीक है सर, केस 1 में लास्ट में 1 नहीं आना चाहिए। नहीं भाई, बता दिया 1 नहीं आना चाहिए, 2 आएगा। दो तरीके, या तो 5 भरा जाएगा या 9 भरा जाएगा। 7 और 9 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 और 9 दोनों भर दिए, उसमें से फिल एक होगा, एक ऑप्शन एंड के लिए बच जाएगा, और 5 तो पहले से बचा ही हुआ है, तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे। बढ़िया, आगे और कौन सा दिया था? हाँ, ये अच्छा सवाल था, बाकी तो ठीक ठाक थे। हाँ, किसका क्या आंसर है? इसका तो आंसर मुझे याद करने दो, एक मिनट को। आंसर तो बड़ा ही है फैक्टोरियल में। चलो, किस किस का क्या है? ऐसे मत होता है, इसका फैक्टोरियल में बता दो, या एनसीआर जिसमें भी आ रहा है उसमें बता दो। 10c3 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, और किसका क्या है? ये किस किस का है? 10c3 इंटू फैक्टोरियल 7। अच्छा, तूने कितना का है? फैक्टोरियल 10/6। वही की बात है वो तो। फैक्टोरियल 10/6 किसका है? हाँ ठीक है, मैंने ही तो कहा एक ही बात है। ठीक है, पता है मुझे। मतलब तेरे हिसाब से क्या हुआ कि मैंने कहा कि दोनों का ठीक सेम ही बन रहे, फिर मैं पूछूं किसका है तो मैं भूल गया इतनी देर में, और किसी का कुछ और आंसर आयो। तुम्हारे लिए तो एक अलग सा देश बना देना चाहिए। जैसे वो पहले होता था ना 1700 से 1800 में, वो ब्रिटिश एम्पायर के जो भी क्रिमिनल होते थे, जो भी चोर वगैरह होते थे, सबको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था एक प्रिजन की तरह। तुम्हारे लिए अलग से देश बना देना चाहिए, एक आइलैंड की रहो, अपना जीवन व्यापन जितने साल हो सकता है। मतलब वो कहते हैं ना, एवोल्यूशन होता है। डार्विन ने कहा था कि जो स्पीशीज इवोल्व कर जाती है वो सरवाइव कर जाती है, बाकी खत्म हो जाती है। तुम्हारी एक दो पुश्त ही चल पाएंगी मुझे लग रहा है। अगर भाई मैंने बोला फैक्टोरियल 10/6 दिया है, अब तू कह रहा है फैक्टोरियल 10। एक ही तो बात है ना वो। इससे मिलता जुलता ना आया हो, कुछ अलग आया हो, किसी का आया कुछ आंसर और, तो ये कैसे हो सकता है? कुछ तो सोल्व करा होगा ना आंसर, चाहे गलत आया हो चाहे सही आया हो, कुछ तो आया ही होगा। हाँ भाई, कितना है? करें क्वेश्चन सोल्व? कुछ तो सोचा होगा। कितना सोचा, क्या सोचा? हाँ भाई, कैसे अप्रोच करा क्वेश्चन को? सर पहले F1 रख लिया, उसके बाद पहले F3 और F2 को लास्ट में रख लिया। इस तरह करे थे, 3-4 क्वेश्चन बनाए थे, उसे कैलकुलेट नहीं करा। ठीक, चलो डिस्कस कर लेते हैं। 10 स्पीकर है, S1 कह रहे हैं मैं S2 से पहले बोलूंगा, S2 कह रहे हैं मैं S3 से पहले बोलूंगा। सॉरी, ये बात बोली गई है ना, लेकिन ये बात मैंने तुम्हें बता दी थी, वैसे तो बाद में बताते हैं, लेकिन कि ये जरूरी नहीं है कि S1 के जस्ट बाद S2 बोल लो। हो सकता है S1 और S2 के बीच में कुछ लोग बोलकर चले गए। ठीक है, कितने स्पीकर थे? 10 थे, बाकी 7 को फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी हो जाए। 10 स्पीकर के लिए कितनी जगह होंगी? 10 जगह होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एक तरह से ये मान लो ना 10 स्पीकर को 10 जगह पर बिठाने, लाइन में जा आते जाएंगे, बोलते जाएंगे। S1 S2 से पहले बैठा होना चाहिए, S2 S3 से पहले बैठा होना चाहिए। तो कितने लोगों को दिक्कत है? 3 लोगों को दिक्कत है ना। इन 3 लोगों के लिए कितनी कुर्सियां चाहिए मुझे? 3। तो मैं एक काम करता हूं, 10 में से कोई भी 3 कुर्सियां सिलेक्ट कर लेता हूं। 3 चेयर सिलेक्ट कर ली, ये वाली सिलेक्ट हुई, ये वाली सिलेक्ट हुई और ये वाली सिलेक्ट हुई। यहां पर सिर्फ कौन बैठेगा? S1 S2 S3 बैठेंगे। अच्छा, तो इसी ऑर्डर में तो बैठेंगे कि मुझे मजबूरी है कि S1 को यहीं बिठाना पड़ेगा, S2 को यहीं बिठाना पड़ेगा और S3 को यहीं बिठाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका है बिठाने का? जो चेयर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, वो तो यहां से चेंज हो जाएंगी अपने आप, 10C3 लिखा ही इसलिए। लेकिन एक बार चेयर्स सिलेक्ट हो गई, उसके बाद इनको रीअरेंज करने का कोई तरीका है? यही है। अच्छा, बाकी कितने लोग बचे? 7। उन 7 के लिए कितनी चेयर्स हैं? 7। कैसे मर्जी बिठा दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिठाना तो पड़ेगा ना उनको, या छोड़ सकते हो उनको ऐसे? तो 7 लोगों को 7 चेयर पर बिठाने के कितने तरीके हैं? आंसर आ गया बस। या तो इतना ही छोड़ दो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 10 या फिर ये लिख लो, वो तुम्हारी इच्छा है, वो ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा क्या दिए हुए हैं। कोई दिक्कत हो किसी को? क्यों करेंगे? किसके लिए? तीनों को तो अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करना, वही क्यों कह रहा हूँ ना, अरेंज करने की जरूरत ही क्या है? S1 S2 से पहले बोलना चाहिए, S2 S3 से पहले बोलना चाहिए। और कोई तरीका इन तीनों को बिठाने का? 6 तो छोड़, फैक्टोरियल 3 छोड़, इन तीनों को किसी और वे में अरेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। बता, कोई बात नहीं, गलत होगा सही होगा, कोई दिमाग में आ रहा है तो बता। जैसे मान ले मैंने ये करा, मैंने यहां पर S2 को बिठा दिया, यहां पर S1 को और यहां पर S3 को। क्वेश्चन की कंडीशन पूरी होगी? S1 S2 के पहले बोल रहे बाद में बोल रहे, तो दिक्कत आ गई। तो अरेंजमेंट करने का एक ही तरीका, जैसे कल 9C6 वाला करा था ना कि 6 डिजिट अगर सिलेक्ट हो गई तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीके। सेम कंसेप्ट इसमें लग रहा है, अगर 3 लोगों के लिए चेयर सिलेक्ट हो चुकी है तो उनको बिठाने का एक ही तरीका होगा, पहले S1 फिर S2 फिर S3। तो जब अरेंजमेंट करनी नहीं है तो फैक्टोरियल 3 क्यों करेंगे? और अगर सर ये गिवन ना होता कि फिर तो फैक्टोरियल 10 आ जाता ना आंसर, फिर तो सवाल ही क्या रहेगा? अगर 10 लोगों को बिठाना है तो फैक्टोरियल 10 आ गया। कि कोई भी इन तीनों में से कोई भी किसी से पहले बोल सकता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, अगर तब तो कोई कंडीशन ही नहीं बची, फिर तो 10 स्पीकर है, उनको बोलना है बस, कोई कंडीशन बची नहीं ना कि किसको क्या पहले बोलना है। फिर 10 लोगों के बोलने के कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 10 बिठा दो उनको, सिंपल। फिर तो कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना अपने को। फिर तो ये कहना चाह रही थी ना कि इंटू फैक्टोरियल 3 कर देते, क्यों करना है? फिर शुरुआती फैक्टोरियल 10 से करो। और बताओ, कोई दिक्कत है तो? आगे समझ? और कोई डाउट, मतलब कोई क्वेश्चन दिया था? कितना टाइम हो गया? कितना? 45 मिनट निकल गए इसमें। चलो गनीमत ये है कि ट्राई तो घर से करके लाए थे। क्वेश्चन लिखो। एपी वाली बात करी थी मैंने कि एपी वाले सवाल करते हैं कुछ कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 3 distinct integers can be selected from the set. सेट्स हो चुके हैं ना तुम्हारा? तो यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह सब कुछ पता है तुम्हें? ठीक है, उसके भी सवाल आएंगे बाद में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 3 distinct integers can be selected from the set 1 2 3 up to 100। तो कितने नंबर है इस सेट में? 100। such that the numbers are in AP। जैसे सपोज करो तुमने उठाया 1 3 और 5, ये तीनों नंबर इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे? 1 3 और 5 इस सेट को बिलोंग भी करें, यहां से उठाए हैं,
डिस्टिंक्ट भी और तीनों नंबर किस में आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं। अगर मान लो मैं उठा लूं 179 तो चाहिए वो नंबर, आ तो सेट से रहे लेकिन एपी नहीं बना रहे। मान लो मैं उठा लूं 200 और 199, एपी बना रहे हैं लेकिन 199 सेट में नहीं आ रहा। समझ गए क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए? कोशिश करो क्या बनेगा। हाँ ठीक है अच्छी, ए प्लस सी इक्वल टू 2 भी होता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है तेजस्व, ये तो नहीं 10 की पावर 4 तो भाई 3 नंबर लेने, 10 की पावर 4 कैसे क्या करे तू? नहीं आंसर नहीं है 100 सी, नहीं तो फिर बोल क्यों रही है? अपना तो मन में करना। वो कम आईक्यू वाले होते हैं जो पढ़ते पढ़ते बोलते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ, वो नॉर्मली कम आईक्यू की पहचान होती है। सीरियसली बोलो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये 1 आ गया, मान ले शुरू में 1 सिलेक्ट हो गया, आप बता क्या करना चाहते हैं? तो उसके अंदर या तो केस तो बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते? बनाइए। ज्यादा बनेंगे। अच्छा ज्यादा बनेंगे तो तूने आंसर कितना 10 की पावर 6 निकाला था ना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या सोच के लगाया तू, क्या बताया? अच्छा ऐसे अगले के 100। नहीं तो जैसे मान ले अगर अगले वाले के तूने 100 वेज बोले, सपोज कर 1 के बाद 2 सिलेक्ट हो गया, तो अब अगले के लिए 100 वेज होंगे कि तू 1 और 2 के बाद कोई मर्जी नंबर उठा ले, एपी बन जाएगी, एक ही होगा। अब मान ले तूने 1 और 1 उठा लिए दोनों शुरू में, तो अब कितने ऑप्शन है? 1 ही उठाना पड़ेगा, वो भी तब जब डिस्टिंक्ट की कंडीशन हटा दें। अच्छा मान ले 1 के बाद तूने 90 उठा लिया या 91 उठा लिया, तो अब तीसरा नंबर क्या हो सकता है? तो हमेशा 100 केस तो आ ही नहीं दे, कभी एक आ रहा है कभी एक भी नहीं आ रहा, तो दिक्कत वाली बात है। अच्छा मान ले तूने पहला नंबर 46 उठाया, दूसरा 47 उठाया, अब तीसरा तू 48 भी उठा सकता है और 45 भी उठा सकता है, या तो इस तरफ से जीपी एपी बना दे 46 47 48, या उल्टे तरीके से बना दे 45 46 47। तो कभी 2 तरीके आ रहे हैं, कभी एक आ रहा है कभी एक भी नहीं आ रहा, 100 तक कैसे पहुंचे? नहीं देवांश 9900 तो नहीं है भाई, आंसर मुझे ढंग से याद नहीं, लेकिन 9900 तो नहीं है। आंसर आएगा, निकालो चलो। ये मैं करूं, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके समझने जरूरी होंगे। 3 वाले का तो बहुत ही सिंपल तरीका है अपने पास, लेकिन अगर यहीं पर यहां पर ये बोल दिया जाए कि 4 इंटीजर सिलेक्ट करो, तब वो तरीका थोड़ा फेल हो जाता है। 3 वाले का तरीका क्या होगा, हमें कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए ना, ए बी सी। एपी में अगर 3 नंबर हैं तो हम जानते हैं ए प्लस सी का जो सम है वो 2 भी आना चाहिए। अच्छा ए बी सी तीनों इंटीजर है ना, 2 भी कैसा नंबर होगा? इवन होगा। तो अगर 2 नंबर्स का सम ए और सी का सम इवन आ रहा है तो क्या होगा? या तो दोनों नंबर ओड होनी चाहिए या दोनों नंबर इवन होनी चाहिए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं अगर तुमने ए और सी सिलेक्ट कर लिए तो बी अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, सोच के देखो। चलो मैं बताता हूं, ओड ओड इवन इवन की बात चल रही है, कितने नंबर है? 100 नंबर है। मैं काम करता हूं, ओड नंबर्स का जो सेट है वो अलग कर देता हूं। ओड नंबर कौन कौन से आएंगे? 1 3 5 7 9, कहां तक चलेगा? अगर टोटल 100 नंबर है, आधे इवन होंगे आधे ओड होंगे। ओड कितने? 50। अच्छा इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 10, कहां तक चलेगा? 100 तक। कितने नंबर्स आएंगे? 50। सही बात है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ वेज जो होंगे, तुम क्या करो, दोबारा फिर बोल रहा हूं, ए और सी या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे, या वाली बात है ना प्लस वाली। तो या तो तुम क्या करो, इन 50 में से 2 नंबर उठा लो। 50 में से 2 नंबर उठाने के कितने तरीके हैं? 50 C2। या फिर तुम क्या करो, जो 2 ए और बी ए और सी उठाने हैं दोनों इवन में से उठा लो। इवन कितने हैं? 50, 2 उठाने के तरीके 50 C2। मैं कह रहा हूं ये आंसर आ जाएगा, कारण ए और सी तो पिक हो गए, अब बी क्या उनका अरिथमेटिक मीन है ना। सपोज करो तुमने ए की वैल्यू फिक्स करी या सी की वैल्यू फिक्स करी, कुछ भी, एक की 7 एक की 19 सपोज करो, सॉरी
एक को 7 फिक्स करा, एक को 19 फिक्स करा। अब मुझे पता है बी इनका अरिथमेटिक मीन है, तो मैं क्या करूंगा, 7 + 19 26, 26/2 कितना आ जाएगा? तो बी को सिलेक्ट करना हमारे हाथ में है, वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, अपने आप हो रहे। और इससे फायदा क्या होगा, अगर मान लो तुम कहो कि मैं पहले ए को सिलेक्ट कर लेता हूं फिर बी को सिलेक्ट कर लेता हूं, कि जैसे 4 आ गया फिर 10 आ गया, तब भी तो सी अपने आप सिलेक्ट हो रहे हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 4 और 10 सिलेक्ट कर लो 16 अपने आप हो जाएगा, लेकिन उसमें गड़बड़ आनी चालू हो जाएंगी। वही दिक्कत कि मान लो पहले तुमने 1 उठाया फिर तुमने 91 उठाया, तो अगला नंबर कितना आना चाहिए? तो ये नंबर तो सीरीज के बाहर चला गया ना सेट से, तो ये केसेस हटाने पड़ेंगे, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या करो, ए और सी सिलेक्ट कर लो, तो ए और सी का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो उनके बीच में ही आएगा ना। अगर 7 1 से 100 है, 19 1 से 100 है, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा उनके बीच में ही होगा। लेकिन जब इस तरीके से बनाओगे तो हमारे हाथ में नहीं है चीजें, हो सकता है बाहर चला जाए। तो हमेशा सोच के देखो, चाहे तुम कोई भी 2 इवन ले लो या कोई भी 2 ओड ले लो, अपने आप बी सेट होता जाएगा। जैसे और ले लो, मान लो इसको 10 ले लिया, इसको 40 ले लिया, तो 10 + 40 कितना होता है? 50/2 25, बी अपने आप सेट हो गया। समझ में आया क्या कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो सॉरी। तो 50C2 + 50C2 कितना आ जाएगा? 4900। 4900 अलग अलग एपी हम बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। एक काम कर लो, इसको यहां पर लिख लो, दूसरे मेथड के लिए जगह बच जाएगी। अब ये पूरी कहानी की बी अपने आप सिलेक्ट हो रहा है, वो सारी लिख लेना। सुन लो एक बार, फिर नोट कर लेना। इसी चीज को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि तुम गिनना चालू कर दो, बड़ा जाएगा लेकिन फिर भी कर सकते हैं। तुम क्या करो, एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर डिसाइड कर लो तो एपी डिसाइड हो जाएगी ना। जैसे तुमने एपी की फर्स्ट टर्म डिसाइड कर दी 1, कॉमन डिफरेंस 0 ले सकते हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 आ गया तो तीनों नंबर सेम होते हैं। अब मान लो तुमने कॉमन डिफरेंस 1 ले लिया, तो पहला नंबर 1 है, फिर 1 ऐड करा 2, फिर 1 ऐड करा 3, अपने आप एपी तैयार होगी। अगर तुमने कॉमन डिफरेंस 2 लिया तो पहला नंबर 1 होगा, 2 ऐड करने से 3 आएगा, फिर 2 ऐड करने से कितना आ जाएगा 5, एपी तैयार होती जाएगी। मैक्सिमम कहां तक लेकर जा सकते हो सोच के देखो, 49 तक। क्योंकि अगर तुम 49 तक लेकर गए तो 1 + 49 एपी क्या बनेगी, 1 + 49 50 बनेगा, और 50 + 49 कितना बनेगा 99। मान लो तुमने चाहा कि हम कॉमन डिफरेंस 50 ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी, सेकंड टर्म 50 ऐड करने से 51, और तीसरी आएगी 101, काम बनेगा। तो कहां तक लेकर जाएंगे, 49 तक। तो जितने कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं उतनी ही अलग अलग एपी बनेगी। कितनी एपीज बनी, 49। अब मान लो तुमने ए को ले लिया 2, कॉमन डिफरेंस बनाना सेट करो, 1 2 3, कहां तक जा सकता है सोच के देखो, 48 तक। नहीं समझ में आ रहा? जैसे 2 + 48 50, 50 + 48 98, 49 लेने से काम चलेगा, चल जाएगा शायद। 2 + 49 कितना होता है, 100 आ जाएगा, पूरा पूरा चल रहा है। कितना आ जाएगा 49, अभी भी कितने होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा बड़ा आता है, इसलिए वो वाला तरीका सबसे प्यारा रहता है इसमें। a = 3, तो d कितना कितना आ सकता है, 1 2 3, ये सिर्फ कहां तक जाएगा, ये 48 तक खत्म हो जाना चाहिए, ये 48 तक जा रहे हैं। तो कितनी एपी बनी, 48। अच्छा अगर a को 4 ले रहे हो, अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दोबारा 48, क्योंकि 4 + 48 52 होगा, 52 + 48 कितना होगा 100, बस वो लास्ट केस है। तो तुम चेक कर रहे हो कि यहां पर क्या हो रहा है, पहले 49 2 बार आया,
फिर 48 दो बार आया, मतलब क्रॉस का मतलब उल्टा मत समझना, फिर 47 दो बार आएगा, फिर 46 दो बार आएगा, तो नंबर ऑफ एपीज कितनी बनेगी? नंबर ऑफ एपीज होंगी 2 इंटू 49 प्लस 2 इंटू 48 प्लस 2 इंटू 47, चलता जाएगा, कहां पर जाकर रुकेगा? 2 इंटू 1 पर जाकर रुकेगा। समझ में आ रही है बात? अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 1 से लेकर 49 तक का सम आ जाएगा। वन से लेकर 49 तक का सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। आंसर आ गया कितना? 2450। इसका मतलब मैंने पहले वाले का गलत आंसर लिखा होगा। यस सर। 50C2 कितना होता है? 50C2 इंटू 2, 2 से 2 कटेगा, सही है, मैंने आंसर गलत लिख दिया, मतलब बाकी सब कुछ सही है। 2450 आएगा। पल्ले पड़ा, क्या करें? तरीका ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन कितने पर जाकर रुकेगा। लेकिन अगर मान लो मैं 4 नंबर बोल दूं, अब 4 नंबर में वो लग्जरीज नहीं रहती हमारे पास एबीसीडी में, ठीक है, क्योंकि एबीसीडी में क्या है, 4 नंबर आएंगे, तो ए और डी का अरिथमेटिक मीन एपी में नहीं आ रहा, तो वो पंगे पड़ने थोड़े थोड़े चालू हो जाते हैं। तो उसमें सबसे सही तरीका ये रहता है, मेथड 2 वाला। अगर 3 आ जाए, तो अब मान लो 1000 नंबर आ गए या 2000 नंबर आ गए, तो तुम डायरेक्ट इवन ओड में करो, 2 इवन से उठाओ, 2 ओड से उठाओ, आंसर हो गया। लेकिन 4 आ जाए तब गिन लो, उसमें भी पैटर्न दिख जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़े में ही आ गया। कुछ नहीं समझ में आया तो बता दो। ए की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, ये चलेगा 98 तक। ए की वैल्यू 98 हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा। 98, 99, 100। अच्छा, इसमें एक और वेरिएशन क्या देता है वो? अभी तो मैंने, सुन लो एक बार, अभी तो मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये था, स्टेटमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने कहा 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर सिलेक्ट करो बस। मान लो यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये होता कि फाइंड 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट दे आर इन एपी। एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ, नोट करो जल्दी, मैं सवाल ही बना दूंगा इसको, छोड़ो। इसी टाइप का एक और सवाल लिखो, उसमें आंसर चेंज होगा। इन हाउ मेनी वेज? अच्छा, एक चलो एक बात और बता दो, वही वाली बात, अगर मान लो मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज ना करूं तब क्या होगा? तो 100 ऐड कर देंगे, क्योंकि 100 एपी और बन जाएंगी, 111, 222, 333, क्योंकि या तो तीनों नंबर एपी के इक्वल होंगे या तीनों ही डिस्टिंक्ट होंगे। ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर इक्वल आ जाए, कि 112 आ जाए, नहीं होगा ऑब्वियसली। तो अगर डिस्टिंक्ट वर्ड मैं हटा दूं और बोल दूं, उसमें भी पंगे पड़ते हैं, वही वाली बात। कभी कभी वो डिस्टिंक्ट वर्ड लिखता नहीं, लेकिन उसके कहने का मतलब डिस्टिंक्ट होता है। वो कहां से पता चलेगा अपने को? ऑप्शन से। आंसर निकालो, मैच कर गया, बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर दूसरे वाला। क्या भाई, कौन बोल रहे? हर में नहीं होता ना, इतना नहीं होता हर किसी में। कुछ क्वेश्चंस का मतलब अपने आप इंप्लाइड होते हैं। अगर वो बोली ना, नंबर ऑफ वेज 3 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट, अगर डिस्टिंक्ट वर्ड यूज ना भी करे तो भी मानकर चलते हैं कि डिस्टिंक्ट है। और जो मैं बात बोलता हूँ कि ऑप्शंस मैच करके देखो, अगर नहीं हो रहा तो दूसरा काम कर लो। पहली बात तो 100 ऐड करने में लगाना नहीं टाइम। दूसरी बात, जो ये चीज है ना, ये ऐसा नहीं कि हर सवाल में होती जा रही है। 10%, 5%, 4% इतने केसेस में होती है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर कभी पेपर में हो जाए, वैसे तो कोशिश हमारी भी होती है कि जब क्वेश्चन पेपर में आए तो हर कुछ ढंग से मेंशन कराओ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने वाले की दिक्कत है, आईआईटी ऐसी बातें कर चुके हैं, और ऐसा नहीं कि हर साल ही करते हैं। कोई क्वेश्चन तो में, कई क्वेश्चन में तो 2 मतलब निकलते ही नहीं है किसी चीज के। कभी हो जाए तब की बात करते हैं। क्या भाई, क्या इंटीजर टाइप? हाँ, उसमें कैसे पता चले? तो वही कह रहा हूँ ना, कुछ चीजों को जैसे मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि ना लिखा तो ऐसे क्वेश्चन में इंप्लाइड है कि रिपीटिशन है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में बोला हो तो इंप्लाइड है कि डिस्टिंक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट की बात करना चाह रहे हैं वो। तो जो स्टैंडर्ड चलते हैं नॉर्मली वो तो है ही। अब तो आईआईटी भी वो बेवकूफ नहीं है ना, वो या तो बाद में क्लेम कर दिया जाएगा उस सवाल को, या जितना तुमने मैक्सिमम क्वेश्चंस उस टाइप के देखे हैं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ कि अपने इंप्लाइड है, वो चीजें कहाँ से हैं? जितने भी अपने पास सारे सवाल हैं,
या जो आईआईटी पूछ चुका है जिसमें उसने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं करा, तो डिस्टिंक्ट लेकर उसने आंसर निकाला हुआ है, तो वो जो पीछे आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के वो मैटर करते हैं। तो एक बार कराओ, और आईआईटी आजकल नहीं करता, वो पंगे नहीं लेता वो इतने, ठीक है। मेंस वाले थोड़े कभी कभी ले लेते हैं पंगे, पर वो भी उतना नहीं करते। तो सवाल में नॉर्मली मेंशन करता है। अब जैसे मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये क्या होता है, एनसीआर। तो आजकल तो आईआईटी ये भी लिख कर देता है कि ये एनसीआर है। वैसे तो मैंने बोला था याद करने, तो मैं वो आजकल वो भी लिख के दे देता है वो। तो वो भी ये चाहता है कि ज्यादा क्लेम ना हो पाए, वो चाहता है, मतलब इंस्टीट्यूट चाहता है, बंदा नहीं आईआईटी को। फाइंड द इन हाउ मेनी वेज 3 इंटीजर्स, या लिख लो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ABC can be selected from the set one, two, three, four up to 100. Such that A, B, C are in AP. क्या आंसर आएगा बताओ, अभी बताओ। क्या भाई, मतलब तू मंदबुद्धि है, तू मुझे समझ रहे। 2450 कह रहे ना, तो अगर वही आंसर आएगा तो मैं पागल हूं? मैं वही सवाल लिख रहा हूँ बार बार, 1 से 100 वहां पर, 1 से 100 यहाँ पर, 3 नंबर वहां, 3 नंबर यहाँ, पागल हूं मैं? शाबाश। मैं बता रहा हूँ, छोड़ो, तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे, और मुझे गैप मेथड, बंडल मेथड भी करवाना है अभी। फर्क ये है, पिछले सवाल में नाम नहीं दिए हुए थे, पिछले सवाल में नामकरण नहीं था, उसने सिर्फ उतना बोला था कि 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर होनी चाहिए। इस बार फर्क ये है कि उसने तीनों इंटीजर को नाम भी दे दिया, एक को ए बोल रहे, एक को बी बोल रहे, एक को सी बोल रहे, और उसने पैटर्न भी बोल दिया कि एबीसी एपी में है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले मान लो ये एक नंबर आ रहे थे 7, 13 और 19, तो ये एपी बना रहे थे। हमने इस केस को एक बार कंसीडर करा था, अब इसी केस को 2 बार कंसीडर करना पड़ेगा कि या तो A7 हो जाए, B13 हो जाए और C19 हो जाए, या फिर क्या होगा A19, B13 और C7। ये दोनों केस अलग अलग हुए, सेम हुए? अलग अलग हुए, क्योंकि यहां पर A7 वैल्यू ले रहे, वहां पर A19 वैल्यू ले रहे, तो नाम लेते ही अरेंजमेंट होनी चालू होगी। समझ रहे हो फर्क? पहले नाम नहीं लिया था तो सिर्फ सिलेक्शन था, अब यहां पर नाम ले लिया, तो अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो मल्टीप्लाई पिछले वाला आंसर फैक्टोरियल 2 से होगा या फैक्टोरियल 3 से होगा? क्यों होगा, कौन बोला था 2? हाँ, क्यों होगा फैक्टोरियल 2 से? क्योंकि 2 कैसे बनते हैं सर, क्यों और नहीं बन सकते? लेकिन एक जैसे 3 नंबर ही है ना सर। हाँ, उनके तो 2 केस बनते हैं। नहीं, कोई और केस नहीं बना सकते, ये केस नहीं बना सकते। A equal to 7, B equal to 19, C equal to 13। तो 3 नंबर एपी में तो आ ही रहे हैं। बोल सही रहे वैसे तो, बस एबीसी क्या दिए हुए हैं, ऑर्डर में दिए हुए हैं, एपी में होने चाहिए, तो एबीसी ही ऑर्डर होना चाहिए। यहां पर ये भी ऑर्डर अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो बस एपी 2 हो जाएंगी। सही कह रहा था तू, या तो एपी इंक्रीजिंग हो जाएगी या फिर एपी डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो हर पिछले केस से 2 नए केस निकल कर आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? डबल कर दोगे, पिछले वाला केस कितना था 2450, इंटू में 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा 4900। इसका आंसर याद हो गया तो मुझे फर्क समझ में आया। तो हल्की सी वो चेंज करने से आंसर पूरा बदल गया। पहले लेक्चर में मैंने ये बोला था, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। अच्छा, मैं डिस्टिंक्ट वर्ड हटा दूं और मैं बोल दूं कि कुछ भी हो सकता है, ये मैं बोल दूं, तो अब क्या होगा? अब मेरा सवाल ये है कि 2450 में 100 ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 100 ऐड करोगे? सवाल दोबारा बताया तो मैं एक बार। हमने बात ये की थी कि अगर डिस्टिंक्ट वर्ड हटा दें और बोल दें कि अलाइक हो सकते हैं, तो पिछले केस में 100 एपी एक्स्ट्रा ऐड होगी थी, 111, 222, 333, 444। यहां पर भी
तो 2450 2550 ये दो आंसर आ सकते हैं। यहां पर भी अगर मैं अलाइक वाला केस जोड़ दूं साथ में, तो मेरा सवाल ये है कि पहले 2450 इसमें 100 ऐड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर पहले 2450 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 100 ऐड करोगे? फर्क तो है ही ना दोनों में, पहले तो ये समझ में आ रहा है। दोनों में से कौन सा सही होगा? कितने लोग कह रहे हैं सेकंड वाला सही होगा? तो इसे पूछा मैंने क्यों? कितने लोग कह रहे हैं पहले वाला सही होगा? तो दोनों में ही है। कोई तीसरा भी है तो वो बता दे कौन सा सही है। दूसरे वाला, क्योंकि बाकी की जो 100 एपी बनी थी 111 उनको रीअरेंज करने का कोई तरीका नहीं है ना। यहां पर तो हर एपी को रीअरेंज करने के दो तरीके थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। इनको तो रीअरेंज करने का कोई तरीका नहीं है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर ऐड, ये वाला आएगा। बस क्वेश्चन है नहीं तो मैं साफ कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना। लेकिन कोई दिक्कत तो अब तक जो भी कहानी हुई है, और 4 नंबर आ जाए तो मेथड 2। टू इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि 2 एपी बन सकती है, एक इंक्रीजिंग। इन 3 नंबर को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो 7 13 19 या 19 13 7। तो एक ही सिलेक्शन से 2 अलग अलग एपी बन रही है। पीछे हमने सिर्फ सिलेक्शन करा था, अब हमें अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। और बच्चा नॉर्मली गलती ये कर देता है कि फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 नंबर है, ऑर्डर मैटर करेगा एबीसी का। हो गया। अब बात करते हैं गैप मेथड और बंडल मेथड। एक एक एग्जांपल करेंगे, बाद में बाकी कहानी बाद में। बड़े हेडिंग लिखो, बंडल मेथड। वही एग्जांपल से समझेंगे क्या बात चल रही है। इस टाइप का क्वेश्चन लिखो, इन अ क्लास देयर आर 7 boys and 4 girls. In how many ways? The girls can be the students can be seated in a row. वही फिलहाल हम सर्कुलर की बात नहीं कर रहे, रो में ही बात कर रहे हैं। Can be seated in a row such that all the girls sit together. ठीक है, मैं ही करवा रहा हूं, कैसे करते हैं देखो। कितने लड़के हैं अपने पास? 7। नाम देना चाहो दे लो, शुरू में समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, मैं इसलिए नाम दे रहा हूं। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। कितने लड़के हैं? 7 लड़के हैं। लड़कियां कितनी हैं? 4। G1 G2 G3 G4। क्वेश्चन क्या करे, ढंग से पढ़ो। इन 11 बच्चों को बिठाना है एक रो में। लड़कियां कह रही हैं हम चारों इकट्ठी बैठेंगे, ये जरूरी है। लड़कों के बारे में कुछ बोला हुआ है, उनको फर्क नहीं पड़ता, कहीं बिठा दो। तो इसमें मेथड यूज करते हैं बंडल मेथड। तो कुछ नहीं करना, जितने लोगों को साथ में रखना उनको बोरे में बांध दो। तो कुछ नहीं, एक बोरा लेकर आओ, चारों लड़कियां उसमें बांध दी। अब क्या क्या बचे? 7 लड़के बचे और एक बोरा है, तो कितने लोग हुए? 8। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? नंबर ऑफ वेज होंगे 8 का फैक्टोरियल। जैसे ही हमने 8 का फैक्टोरियल लिखा, फॉर एग्जांपल कोई भी अरेंजमेंट हो चुकी होगी। एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, मान लो ये अरेंजमेंट होगी। पहले B2 लड़का बैठ गया, फिर B4, फिर ये वाला बंडल आ गया, B7 आ गया, B6 आया, B5, कौन सा बच गया? 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, B1 और B3। ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। लड़कियां हम साथ में बैठेंगी या नहीं बैठेंगी? लेकिन इस बंडल में, इस बोरे में लड़कियां कैसे बैठी हैं? इस बोरे में भी 4 कुर्सियां तो लगानी पड़ेंगी, कि पहले कौन सी लड़की बैठ रही है, बाद में कौन सी लड़की बैठ रही है।
समझ रहे हो बात? सिर्फ फैक्टोरियल 8 से काम नहीं चला, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बोरे में जो लड़कियां बैठी हैं वो किस ऑर्डर में बैठी हैं। तो कितनी लड़कियां? 4। उन 4 लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके आएंगे? ये आंसर है, सिंपल सी चीज है। जितने लोगों को साथ में बिठाना है बोरे में बंद करो, उस बोरे को एक एंटिटी मानकर चलो, एक ऑब्जेक्ट मानकर चलो। पहले उस बोरे को बिठा दो, फिर उस बोरे में जितने लोग हैं उनको बिठा दो, या जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको बोलते हैं बंडल मेथड। कोई दिक्कत? और बोरे में बिठाना मत भूलना, क्योंकि बाद में बोरा हटाना पड़ेगा, मतलब एक तरह से वो बाद में फर्क पड़ेगा उस चीज का। ऐसा नहीं ना कि चारों बिठा दी और कैसे मर्जी बैठ जाए। जब ओवरऑल रो को देखोगे तो रो में देख पता चलना चाहिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। हाँ, कौन बोल रहा था? जैसे बोरे में 2 से 4 इनको भी ऑर्डर होना चाहिए। होना चाहिए ना। वो बोरा तो वैसे बोल रहे हैं, वो तो सहूलियत के लिए बोल रहे हैं, अपनी सवाल करने के लिए। एक्चुअली बोरा थोड़ा लेकर आ रहे हैं, इतना बड़ा बोरा कौन लेकर आएगा? बेसिकली हमने ये डिसाइड करा है इनडायरेक्टली कि 4 लड़कियां कहां पर बैठेंगी। हमें पता है चारों की चारों लड़कियां B4 और B7 के बीच में आएंगी। एक एग्जांपल के लिए एक केस ऐसा होगा, अब चारों लड़कियां बैठेंगी तो यहां पर, लेकिन कौन सी लड़की B4 के जस्ट राइट में होगी, कौन सी सेकंड टू द राइट होगी, कौन सी थर्ड टू द राइट होगी, वो भी तो डिसाइड करना है ना कि पहले कौन सी लड़की आ रही है। एक्चुअल बोरा नहीं है, कहीं लेकर आ रहा है तो कल की क्लास में। सर पता कब लगेगा कि बंडल मेथड यूज करना है? जब कितनी भी ऑब्जेक्ट्स हो या लोग हो या पेन है पेंसिल है कुछ भी है, उनको एक साथ बिठाने की बात होगी कि वो दूर नहीं होनी चाहिए। हो गया? नोट कर लिया? 5 मिनट रोड वेट करो, फिर घर निकल जाना अपने। इस पे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े और। एक बात और बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, बहुत सारे टाइप ऐसे होंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, जिसमें हम अभी हल्का फुल्का करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक आता है रैंक नाम का टॉपिक आता है, अगली बार करेंगे। जैसे मैथ्स वर्ड है उसकी रैंक निकालो, एक आध क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। बाद में ऐसे वर्ड्स भी आएंगे जिसमें लेटर्स रिपीट करते हैं। जैसे उसका एक एग्जांपल होता है जो स्टैंडर्ड मतलब पीएनसी में करवाया ही जाता है, वो मिसिसिपी। मतलब एक तरह से लो है कि करवाना ही है सवाल, एक तरह से मिसिसिपी। अब इसमें लेटर्स क्या रिपीट करें, अब इसमें कैसे काम होते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, ये सब चीजें। तो जो जो टॉपिक धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, जैसे बंडल मेथड पढ़ लिया, अब इसी को अप्लाई बाद में अलाइक ऑब्जेक्ट्स में भी करना सीखेंगे, तो ढंग से क्वेश्चन वहीं पर करेंगे। अपने कंसेप्ट अभी सीखते जाओ। सॉरी, डिस्टिंक्ट में भी 2-3 सवाल तो और करेंगे, लेकिन आज टाइम नहीं है इसलिए। बंडल मेथड हो गया, अब है गैप मेथड। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है। दोबारा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इन हाउ मेनी वेज? Seven boys and 4 girls can be seated in a row such that no 2 girls are together. अब हमें कहा गया है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए। कोई भी 2 मतलब कोई भी 2, G1 G2 भी साथ में नहीं होनी चाहिए, G3 G4 भी नहीं होनी चाहिए। हर 2 लड़कियों के बीच में कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम जो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं गैप मेथड। दोबारा नाम दे लेते हैं B1। एक्सप्लेनेशन जाकर लिख लेना कि फैक्टोरियल 8 कहां से आया, कि पहले बंडल बनाया, फिर 7 लड़के एक बंडल, 8 चीजें होगी, उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 4 का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द 4 गर्ल्स इनसाइड द बंडल। वो सारी चीजें लिख लेना। कितने लड़के? 7। लड़कियां कितनी हैं? 4। G1 G2 G3 G4। सवाल में फर्क समझ में आ रहा है? पहले चारों इकट्ठी बैठनी चाहिए, अभी कोई भी 2 इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, कोई भी 2। तो इसमें यूज करना है गैप मेथड। दोबारा बोल रहा हूं, तो प्रोसीड कैसे करते हैं? सबसे पहले ये सोचो कि किनसे दिक्कत नहीं है हमें।
लड़कों से कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, लड़कों को अरेंज कर दो। सिर्फ लड़कों को अरेंज करने के कितने तरीके? फैक्टोरियल 7। कोई भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट मान लो, जैसे मान लो B3, B4, B5, B2, B6, B7, B1, ये बन गए। अब इसमें हम गिनने चालू करते हैं गैप्स। हर दो लड़कों के बीच में एक गैप माना जाता है। जैसे मान लो एक गैप तो ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कितने लोगों को बिठाया था? 7 लोगों को बिठाया था ना। शुरू में कितने लोगों को बिठाया? 7 लोगों को। गैप कितने बने? 8। हमेशा जितने लोगों को बिठाओगे उससे एक ज्यादा गैप बनेगा। अगर 10 लोगों को बिठाओगे तो कितने गैप बनेंगे? अगर 15 लोगों को बिठाए तो 16। हमेशा ही होगा, गिनने की भी जरूरत नहीं है। एक शुरू में भी आएगा, एक एंड में भी आएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कितनी लड़कियों को बिठाना है? 4 को। मैं इन 8 गैप में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो दोबारा कोई 4 गैप सिलेक्ट हो गए। सपोज करो एक तो ये वाला सिलेक्ट हुआ, एक ये वाला सिलेक्ट हुआ, एक मान लो ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। 4 गैप सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अब सोच के देखो, अगर मैं इन चारों गैप में कुर्सी लगाकर लड़कियां बिठा दूं तो इन दो लड़कियों के बीच में एक लड़का बैठे। जो गैप खाली रह गए वो खाली रह गए, वो कुर्सियां हटा दी हमने। इन दो लड़कियों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं? 3। गिन तो सही लो। इन दो लड़कियों के बीच में 2 और ये तो अलग ही है। तो कोई भी 2 लड़कियां ऐसी होंगी जो साथ में बैठी होंगी, अपने आप अलग अलग बैठ गई, तो गैप मेथड। अब 4 कुर्सियां तो हमने लगा दी, 4 गैप तो सिलेक्ट कर लिए, कौन सी लड़की किस गैप में बैठेगी वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। अरेंज करने के तरीके, ये आंसर है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो घटा कर लेना आपने। तो पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है? जिनसे दिक्कत नहीं है उनको पहले अरेंज कर दो। अगर 10 लोगों को अरेंज करें तो गैप बनेंगे ज्यादा, 1 11। 7 को अरेंज करा तो 8 गैप बने। दिक्कत थी किनसे हमें? लड़कियों से। कितनी लड़कियां? 4। गैप कितने चाहिए? 4। 8C4। बाद में उन चारों लड़कियों को अरेंज कर दो। समझ में आ गया? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं लिख देता हूं, नोट कर लेना। फैक्टोरियल 7 arrangement of 7 boys, 8C4, selection of 4 gaps from the 8 gaps. और factorial 4, arrangement of the 4 girls in the selected gaps. बेसिक कंसेप्ट यही है। अब थोड़ा बहुत चेंज करता रहेगा। वो ये बोल देगा कि लड़की से शुरुआत नहीं होनी चाहिए या लड़की से ही होनी चाहिए। मान लो मैं बोल दूं लड़की से शुरुआत नहीं होनी चाहिए, तो ये गैप हट गया ना। इस गैप में लड़की बिठा नहीं सकते। अब कितने गैप बचे? 7। तो 7 में से 4 करेंगे, फिर अरेंज कर देंगे। मान लो वो बोल दे कि लड़की से ही शुरुआत होनी चाहिए, तो एक लड़की तो यहां पर बैठनी चाहिए ना। अब यहां पर तो लड़की बिठा दी, कितने गैप बचे? 7। अब एक लड़की तो बैठेगी ना, बाकी कितने बचे? कितनी और चाहिए? 3 और चाहिए। 4 बिठानी थी, एक तो यहां पर बैठ गई, 3 और चाहिए, तो 7C3 आ जाएगा इनटू अभी भी फैक्टोरियल 4। अब वो वेरिएशन थोड़ी बहुत करता रहेगा, वो हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा। बेसिक कंसेप्ट लेकिन यही रहेगा दोनों का, बंडल का भी गैप का भी। पल्ले पड़ गया जो पढ़ा है, नोट्स पढ़कर आना। कौन सी डाउट क्लास? कब? हाँ, कल तो अमन सर की है डाउट क्लास है। बुकलेट की, बाइनोमियल की बुकलेट डिस्कशन होगी। अर्चित, स्पीकर वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाएंगे। स्पीकर वाले में ये नहीं था कि स्पीकर साथ में नहीं बैठनी चाहिए। स्पीकर में हम चाहते थे कि उनका ऑर्डर स्पेसिफिक हो। ठीक है, हमने ये नहीं कहा था कि S1 S2 साथ में नहीं बैठ सकते। बैठ जाए, क्या दिक्कत है? वहां पर हम ये चाहते थे कि S1 S2 के पहले बैठे, तो वो अलग टाइप का सवाल है, ये अलग चीज है। इसमें हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सी लड़की आ रही है, बाद में कौन सी आ रही है। इसमें फर्क बस इतना पड़ता है कि साथ में ना हो।